नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास विषय के कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसमें इस चैनल के कुछ व्यूअर हैं जिन्होंने इतिहास विषय में को लेकर कुछ समस्याएं प्रकट किए हैं। वो समस्याएं इस प्रकार से हैं। देखें, ये हैं, इन्होंने लिखा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद जी, लेकिन हिस्ट्री में कुछ कंफ्यूजन रहता है, पढ़ा हुआ भूल जाता है, मार्गदर्शन करें, आपकी कृपा होगी। निश्चित मार्गदर्शन करूंगा, थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें। अगले व्यूअर हैं, इन्होंने लिखा है, सर प्रणाम, मैं आपके रेगुलर व्यूअर हूं, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हिंदी विषय में मार्गदर्शन किया। अब इस विषय में हमारे प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। आप हिंदी विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं, जो भी परीक्षाएं हों उसको आप फिट करें। आगे इन्होंने लिखा हुआ है, इतिहास विषय में भूलने की समस्या बनी रहती है, उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें, अति कृपा होगी, निश्चित। अगला देखें, एक और व्यूअर है, इन्होंने तो 2 कदम और आगे बढ़ के लिखा हुआ है, सर एक प्रॉब्लम है, बताएं क्या प्रॉब्लम है। हिस्ट्री को कितना भी पढ़ लूं बट याद नहीं रहता। ये दिल्ली से हैं, बट याद नहीं रहता, कोई उपाय बताइए, कैसे याद रखा जाए। इन्होंने एक जुमला भी गढ़ लिया है, कहा हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। मुझे लगता है हिस्ट्री से लोग बहुत कुंठित हो गए हैं। कुंठित ना हो, उसी कुंठा की दवा लेकर हम आज यहाँ आए हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि याद रहे। हमने आप लोगों के प्रश्नों को पढ़ा, हिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि जो याद रहे। जाहिर सी बात, हिस्ट्री बहुत लंबी सब्जेक्ट है, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि छोटा नहीं है, सिलेबस आपका छोटा नहीं है। किंतु समस्या तो तब होती है जब हिस्ट्री को आप बहुत बड़ा समझ जाते हैं। हिस्ट्री को बड़ा ना समझें, हिस्ट्री को एक विषय के रूप में ले, पहली बात। अब प्रश्न उठता है कि इस विषय को मैं कैसे पढ़ूं। सबसे पहले हम सुझाव आपको देना चाहेंगे, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही हर विषय की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, किंतु हम यहाँ केवल इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। इतिहास विषय की एनसीईआरटी पढ़ें। हमने पीछे के वीडियो में आपको बताया है किस चैप्टर की एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उससे कौन सा सिलेबस आपका कवर हो रहा है। हमने ये आपसे चर्चा की हुई है, तो उसको आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि निश्चित आप एनसीईआरटी पढ़ें और बड़े शालीनता पूर्वक पढ़ें, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु एनसीईआरटी आपका आधार है, एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है। सहजता से पढ़ते जाएं और पढ़ते समय कुछ पॉइंट आउट करते रहें। कलम और कागज आपके पास होना चाहिए। एक बार सरसरी निगाह पढ़ने के बाद याद रखने के तरीका, जैसे आप लोगों ने कहा कि सर याद कैसे रखें, सबसे बड़ी समस्या ये है। याद रखेंगे तभी एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, याद रखेंगे तभी मेंस पर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज हम एक टॉपिक लेते हैं कि याद कैसे रखें। याद रखने के लिए आप लोग करते क्या हैं, सारे पॉइंट्स को आप एक ही बार में रटना चाहते, नहीं, ये गलत रखना है। सारे पॉइंट्स एक बार में नहीं याद किया जा सकता। भूलने की प्रक्रिया मानवीय प्रवृत्ति होती है, भूलना स्वाभाविक है, जो भूलना भूलने दीजिए। लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं, जहां से इतिहास टर्न लेता है, प्रश्न वहीं से बन भी जाते हैं। जैसे हमने आपसे चर्चा कई बार किया है, इतिहास विषय हो या कोई विषय हो, उस विषय में सबसे पहली घटना, सबसे अंतिम घटना, सबसे विचित्र घटना, विचित्र का प्राय जहां से इतिहास विषय मोड़ लेता है, कुछ नया उसमें होता है, निश्चित ही वहां से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न बन जाते हैं। आज जो टॉपिक लेते हैं, इसी टॉपिक पर हम प्री और मेंस के प्रश्नों दोनों को चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक आपका है कि आज बंगाल में
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार व अस्थायित्व। पहले इसको देख लें। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार व अस्थायित्व। ठीक है, आज का आपका टॉपिक ये है। और इसी पर पीसीएस 2018 मेंस में भी ऑप्शनल में एक प्रश्न आया हुआ था। उन्नीस तक बंगाल में कंपनी का प्रसार, 1965 तक बंगाल में कंपनी का प्रसार। इसको शायद 100 शब्दों में लिखना था, 100-125 शब्दों में, इसको देख लीजिएगा। तो यही से प्रश्न आया था, 1965 तक कंपनी का प्रसार। अब आप एनसीईआरटी की किताब उठा लें और कुछ कीवर्ड्स को आप पकड़ने की कोशिश करें। जैसे बंगाल की बात आती है तो बंगाल पर प्रसार व अस्थायित्व। अस्थायित्व कब आता है? कौन गवर्नर जनरल रहता है जहां से हलचल, सॉरी, कौन सा नवाब वहां बंगाल में रहता है जहां से हलचल होती है। देखा जाए, बंगाल में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने 1717 में कर डाली थी। और उसी में उन्हीं के एक वंशज रहे, या आप ऐसे कहें कि दूसरी शाखा के एक वंशज रहे, अली वर्दी खां के दौहित्र नाती पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला। हम सिराजुद्दौला को लेते हैं और सिराजुद्दौला को केंद्र बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इतिहास को रटने और समझने का तरीका आप लोग भी चार्ट बनाते जाएंगे साथ में। सिराजुद्दौला को केंद्र बिंदु मान लेते हैं। अब यहीं से आप समझें कि सिराजुद्दौला के पहले कंपनी की स्थिति और सिराजुद्दौला के बाद कंपनी की स्थिति, क्योंकि यहां बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, ध्यान देंगे। सिराज के पहले और सिराज के बाद। अब यहां देखें क्या करना है। बंगाल पर प्रारंभिक, बंगाल पर या बंगाल में कंपनी का प्रारंभिक प्रसार, कंपनी का प्रारंभिक प्रसार, अर्थात सिराजुद्दौला के पहले बंगाल पर या बंगाल में कंपनी का प्रारंभिक प्रसार कैसे हुआ। अब इसके बाद देखना है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में कंपनी का अस्थायित्व। ठीक है, देखें। अब सिराजुद्दौला को आप केंद्र बिंदु माने, एनसीईआरटी की किताबें उठाएं, सिराजुद्दौला को देखने की कोशिश करें। तो यहां अब समझने की कोशिश किया जाए, ज्यादा शब्दों को ना लेके। जैसे हमने कहा, इतिहास एक टर्न लेता है, मोड़ लेता है, उन्हीं मोड़ को समझने की कोशिश करें। अब देखें तो इतिहास में आप पढ़े होंगे, एक डेट आता है 1651, फिर दूसरा डेट आता है 1698, तीसरा डेट आता है 1717। ये 3 डेट इतिहास में, बंगाल के इतिहास में या कंपनी के इतिहास में अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे समझें। अभी इस पर हम चर्चा करते हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं पर। सारे बिंदुओं को एक बार में पकड़ने का प्रयास ना किया जाए। जब आप सारे बिंदुओं को एक बार पकड़ने का प्रयास करते हैं तो भूलने के। ठीक है, आइए बंगाल में कंपनी का अस्थायित्व। अस्थायित्व देखने के लिए हम चर्चा करें। अस्थायित्व के लिए सिराज के बाद
सिराज के बाद एक प्लासी का युद्ध होता है, और दूसरा बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों युद्धों के बाद, ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों युद्धों के बाद बंगाल में या बंगाल पर कंपनी का अस्थाई शासन हो जाता है। ठीक है, तो देखें कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध सिराज के बाद। यहां हमने बहुत सारी बातें नहीं ली, हमने दो ही बातों की चर्चा की। आपको यहां प्लासी और बक्सर को दिमाग में बैठाना है। अब यहां प्रश्न कैसे पीटी में बनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पीटी में प्रश्न कैसे बनते हैं, इस बक्सर के युद्ध का डेट 23 जून 1757, ठीक है, और यहां 24 अक्टूबर 1764, ठीक है। ये दो डेट ध्यान रखें। अब इन दो डेटों के बीच में ऐसे नहीं था प्लासी के युद्ध के बाद सीधा बक्सर का युद्ध हो गया। इसके बीच में तमाम क्रियाकलाप हुए होंगे, प्रक्रिया घटित हुई होगी, और यहां भी हमें चर्चा कर लेनी है, भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम सिराज की स्थिति का अवलोकन करें। सिराज की स्थिति का अवलोकन करेंगे, और यहां समझिएगा कि आप लोग सिराज की स्थिति कैसी रही होगी, या बंगाल के नवाब की स्थिति कैसी रही होगी कि यह स्थिति बन गई, कंपनी यहां स्थानीय रूप से शासन करने लगा। ये सोचने की जरूरत है, इतिहास रटने का विधा नहीं। आप इसको सोचें, क्या स्थिति रही होगी सिराज की या सिराजुद्दौला की, जो बंगाल पे प्लासी और बक्सर का युद्ध हो गया और कंपनी अस्थायी रूप से यहां शासन करने लगी। 1757 से लेकर 1947 तक शासन की, 190 वर्षों तक। और इधर देखेंगे 1651 से लेकर 1717, 100 साल तक किसी और पीरियड उसमें रही। अब यहां प्रश्न और बन सकते हैं, 1757 के पहले बंगाल में कंपनी की स्थिति और 1757 के बाद बंगाल में कंपनी की स्थिति, ये सब मेंस में बन सकते हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि सिराज की स्थिति। ठीक है, अब देखें तो यहां सिराज की स्थिति को समझने की कोशिश करें। अब सिराज के सामने कुछ समस्याएं रही होंगी, ऐसे स्वतः सोचें। सिराजुद्दौला के सामने कुछ समस्याएं रही होंगी जिनके चलते स्थिति ऐसी हो गई, या बंगाल पर इन्होंने कंपनी ने अस्थायी रूप से शासन कर लिया। ये सोचें आप। अब यहां थिंक करें कौन सी समस्या रही होगी। हर व्यक्ति के सामने, हर राजा के सामने, चाहे आज के हों या कल के हों, कभी के रहे हों, दो ही प्रकार की समस्या होती है, एक आंतरिक समस्या, एक बाह्य समस्या। ठीक है, तो इनके सामने भी दो प्रकार की समस्याएं रही होंगी। वो एक समस्या जो आंतरिक है, इसको समझें, और दूसरी बाह्य। आंतरिक समस्या में इनके सामने इनके दो रिश्तेदारों की उलझने थी। एक रिश्तेदार थे घसीटी बेगम, और दूसरे शौकत। ठीक है, ये दो हैं, सॉरी, शौकत जंग। अब कौन थे, कैसे थे, क्या थे, अब इनको हम बाद में लिंक स्थापित कर लेंगे। देखें, ये घसीटी बेगम सिराज की मौसी रही, जो ढाका के नवाब के साथ ब्याही रही, प्रश्न भी बन सकते हैं। और शौकत जंग पूर्णिया के नवाब रहे, इनके मौसेरे भाई रहे। ठीक है, हो गया। अब कैसे था, क्या था, ये दोनों लोग इनके साथ समस्याएं स्थापित क्रिएट किए। और उसके बाद वह समस्या रही कंपनी।
या ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने देखा, अभी हमने किसी का नाम नहीं लिया, अंदर की घटनाएं नहीं देखी, हमने ये देखा कि प्लासी और बक्सर के बीच में सेतु का काम किसने किया? सिराजुद्दौला ने किया। सिराजुद्दौला के पहले और सिराजुद्दौला के बाद। अब आइए थोड़ा इसका विश्लेषण हम कर लेते हैं। अब 1651 की घटना जो है, इसको ऐसे समझें, यहां की स्थिति समझें। 1651 की घटना जो थी, सबसे पहली कोठी हुगली में स्थापित की गई। ठीक है, शाह शुजा के अनुमति से, शाह शुजा की अनुमति से सबसे पहले हुगली में, बंगाल के हुगली में पहली कोठी स्थापित की गई। तो यह पहली कोठी आपके प्री में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी में राज परिवार में डॉक्टर बार्टन रहा करते थे। किसी राज परिवार की महिला की तबीयत गड़बड़ हुई और उन्होंने इलाज किया। खुश होकर 3000 रुपए के बदले, इस पैसे को देखें, 3000 रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ध्यान देने की जरूरत है, कंफ्यूज भी होते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपए के बदले कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। सबसे पहले कब? 1651 में, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, फिर इसके बाद 1698 में एक और यहां शहजादे थे जिनका नाम था अजीम उस्सान। ठीक है, इन्होंने 1200 रुपए के बदले, ध्यान रखिएगा, 1200 रुपए वार्षिक के बदले सूतानटी, कालीकट और गोविंदपुर, ध्यान रखिएगा, एक है सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर, ऐसे रखें, सूतानटी, कालीकट, गोविंदपुर। यहां की जागीरदारी, ध्यान रखेंगे, दीवानी नहीं, जागीरदारी, आपको कंफ्यूज करेंगे ये, दीवानी लिख के, जागीर। अभी यहां पैसे दिए जा रहे हैं, ये प्रश्न बनेंगे, ये प्रश्न कूट में बन सकते हैं, कितने के बदले जागीरदारी मिल गई। जब जागीरदारी इनको मिल गई तो इसी जगह पर कालांतर में, या आप ऐसे कहें कि इसी जगह पर कलकत्ता नगर की स्थापना भी हो गई। पीछे की वीडियो में हमने चर्चा किया, तो सारे बिंदुओं को आपको नहीं पढ़ने हैं, पहला और कलकत्ता महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद 1717 में फर्रुखसियर ने एक सुनहरा फरमान जारी किया, जो ये सारी शर्तें जो पहले की थी, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर कर मुक्त व्यापार अर्थात पूर्व की घटनाओं की इन्होंने पुष्टि कर दिया। अब आपने क्या देखा, यहां पर कंपनी ने जितनी भी भूमि प्राप्त की, या क्या कहते हैं, कर मुक्त व्यापार या जागीर प्राप्त की, या आगे की कंडीशन जो उसकी पुष्टि की 3000 रुपए के बदले, सब पर कंपनी ने पैसा दिया। यह स्थिति कब तक रही? लगभग 100 साल तक। रटने की जरूरत नहीं, समझिए, इस चार्ट में समझिए कि बंगाल, सिराज के पहले बंगाल में कंपनी की स्थिति क्या थी। रटेंगे भूल जाएंगे। पैसा, कितना पैसा दिया गया, किसको दिया गया, बदले में क्या मिला, ये 3 बिंदु अति महत्वपूर्ण है। इसी पर आप सब लिख भी सकते हो, यहीं से प्रश्न भी बनते हैं। ये सुनहरा फरमान फर्रुखसियर का पूछा जाता है प्री में 3 बिंदु पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, इस स्थिति का अवलोकन कर लें। आंतरिक स्थिति इनकी गड़बड़ रही, सिराज की गड़बड़ रही, षड्यंत्रपूर्ण स्थिति रही। ऐसी स्थिति में कंपनी फूट डालो राज करो की नीति पर अपना षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के फलस्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और उस प्लासी के युद्ध के बाद फिर मीर जाफर नवाब बना दिया गया। जब मीर जाफर नवाब बना दिया गया तो 24 परगने की रियासत दे दी गई। क्या दिया गया? 24 परगने की जागीर दी गई। यहां देखें, मीर जाफर क्या दिया? 24
परगना, जागीर। ध्यान रखिएगा, जागीरें 100 साल पहले भी मिली थी, जागीरें 100 साल पहले भी मिली थी, किंतु यह जागीर किराया देने पे, पैसा देने के बाद मिली है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो जागीरें मिली 24 परगना की, ये जागीरें पैसा देने पे नहीं, अपितु षड्यंत्र के बाद मिली है। समझिएगा, भारतीयों के फूट का प्रतिफल रहा जो इनको जागीरें मिली। अब पैसा देने की जरूरत नहीं, बल्कि कंपनी ने पैसा लिया। जब कलकत्ता का पतन हुआ, उसको हम जब प्लासी का पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे। कलकत्ता का पतन हुआ या कंपनी जब कोठी थी, कलकत्ता ब्लैक होल घटना, तो उसके पहले क्लाइव ने मीर जाफर से बाद में पैसे भी लेंगे, 1,76,00,000 रुपया लिया गया था। हर्जाना, युद्ध का हर्जाना। ठीक है, तो यहां षड्यंत्र। फिर इसके बाद अब इस बीच की स्थिति कुछ यहां रही होगी, सीधे बक्सर का युद्ध नहीं हुआ होगा। बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ, दोनों पक्ष विपक्ष को आपको दिमाग में रखना है। बाकी यहां बीच की घटना को याद रख के इस लिंक को यूटर्न दे देना है, रटने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, मीर जाफर कंपनी की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा था, षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था, डचों के साथ, शाह आलम के साथ मिलकर डचों के पक्षपात ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया 1760 में। जब मीर जाफर को गद्दी पर हटा दिया गया तो मीर कासिम नवाब बना। अगर मीर कासिम नवाब बना, मीर कासिम नवाब बना तो ये भी कुछ देगा कंपनी को। क्या दिया, 3 रियासतें, चटगांव, मिदनापुर, बर्धमान, इन तीनों रियासतों की जागीर। ध्यान रखिएगा, अभी दीवानी नहीं मिली है। यहां जब आपको कंफ्यूज करेंगे, या आप कंफ्यूज होते हैं कहां, दीवानी से और जागीर से। तो अभी जागीरें मिल रही हैं, इसके अतिरिक्त अन्य सारी चीजें थी कि सिलहट के चूने भट्टी में इनको भी आप हिस्सा दिया जाएगा। तो मीर कासिम ये दिया, कंपनी को दिया। अब देख रहे हैं कैसे, ये भी उपहार स्वरूप दिए हैं, पैसा नहीं दिया गया है। जागीरें दी गई, कंपनी ने पैसा नहीं दिया है। अब अधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नब्ज को मीर कासिम पहचान गए थे। इन्होंने देखा है मुर्शिद जो ये 1717 या इधर करमुक्त व्यापार करने की 1651 में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी, उसका कंपनी कैसे दुरुपयोग कर रहा है। उसी दुरुपयोग के चलते समस्त ये प्लासी का युद्ध हुआ, आगे के भी बक्सर के युद्ध का पृष्ठभूमि बन रहा है। तो इन्होंने कुछ सुधार की बात की, 3 प्रकार के सुधार किए। उन 3 सारी बातों को मत रखिएगा, 3 प्रकार के सुधार। पहला सुधार था कि बंगाल के षड्यंत्रपूर्ण स्थिति से दूर मीर जाफर कासिम जाना चाह रहा था। फलता मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली। यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगर मुर्शिदाबाद मुंगेर की बात आती है तो मुर्शिदाबाद अभी आपको पहले मिला, तो आपको स्वतः यहां जानना चाहिए कि मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की। मुर्शिद कुली खान ने की थी, पूछा खूब जाता है। अलीनगर की संधि हुई थी तो अलीनगर की स्थापना किसने की थी, सिराज ने की थी। बहुत सारी इस तरह से चीजें पूछी जाएंगी जो पीटीबीएस होंगे। तो क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी परिवर्तन करने के बाद कुछ आंतरिक सुधार किया, सैन्य सुधार किया। एक जर्मन सैन्य अधिकारी थे जिसका उपनाम समरू था, वाल्टर रेन हार्ट करके उनका नाम था, वाल्टर रेन हार्ट। उनके नेतृत्व में यूरोपीय पद्धति पर मीर कासिम ने सैन्य प्रशिक्षण अपने सैनिकों को प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। डिस्प्यूट हुआ प्रारंभ हो गया। और इसके साथ साथ जो इधर से करमुक्त व्यापार होता आ रहा था, उस करमुक्त व्यापार को जो दस्तक प्रणाली थी, दस्तक प्रणाली पूरा सब के लिए मीर कासिम ने छूट दे दी।
अब फिर तो भारतीयों के लिए भी छूट दे दी। अब कंपनी का नुकसान होना प्रारंभ हो गया। समझने की कोशिश करिएगा, 3 बातों को रखिए। जब कंपनी का नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है, अब रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि कंपनी प्रतिकार लेना चाहेगी, बदला चुकाना चाहेगी। बदला चुकाने के लिए जाहिर सी बात है अपने किसी सैन्य अधिकारी को भेजे। अब उस सैन्य अधिकारी का आपको नाम रखना होगा, सारी चीजें नहीं रखनी है। सैन्य अधिकारी एलिस थे, एलिस का नाम रख लीजिए। जब एलिस का नाम रख लेंगे तो पटना पर एलिस ने अटैक कर दिया, फलता क्रिया प्रतिक्रिया हुआ। समरू के कहने पर मीर कासिम ने बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या करवा दी। जब हत्या करवा दी तो द्वंद्व और प्रबल हो गया। 1763 में, 64 के पहले 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने पराजित किया और मीर कासिम यहां से भागे अवध फैजाबाद भागे। उस समय वहां का नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम भी वहां आए हुए थे, जो भगोड़े सुल्तान हुआ करते थे उस समय। वो आए हुए थे। शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम का एक त्रिगुट बना। वह त्रिगुट 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर में आकर युद्ध किया और कंपनी विजित हुई। हेक्टर मनरो कंपनी हार गई, कंपनी जीती और नवाब हार गए। जब नवाब हार गए, अब फिर यहीं से प्रश्न बनने शुरू होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट विशेष टर्न लेता है। जहां प्लासी षड्यंत्र रहता है वहां ये पौरुष या युद्ध के स्वरूप में, अपना एक निर्णायक युद्ध के रूप में यहाँ कंपनी प्राप्त करती है। अब यहाँ से प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक इतिहास मोड़ लेता है। कब? 22 अक्टूबर 1764। पक्ष विपक्ष हेक्टर मुनरो का नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर उसी में तीनों त्रिगुट का नाम पूछा जाता है। फिर इसके बाद जब नवाब पराजित हो गया तो यहाँ पर संधि हुई, 2 संधियां हुई। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अक्टूबर 1765, 12 अगस्त 1765, द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 2 इलाहाबाद की संधियां थी। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, आप समझिए, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, उस प्रथम संधि के माध्यम से, रखने की जरूरत नहीं है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कंपनी को दीवानी मिल गया। अब देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या मिला? दीवानी। ध्यान दीजिए, अब दीवानी मिला। बहुत सारी शर्तें थी, वो जब हम प्लासी बक्सर पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा कर लेंगे। कैसे इतिहास को समझें, कैसे इतिहास को पढ़ें, हमें आपको यह बताना है। अब आप स्वयं मुझे बताएं, जो आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा, आप मुझे स्वयं बताएं। मैं आपसे पूछूं कि यह दीवानी कौन दिया होगा, कंपनी को कौन दीवानी दिया होगा? अब तो सोचने की बात है। अब यहां देखें, बक्सर के युद्ध में 3 लोगों ने भाग लिया था, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। मीर कासिम का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि नवाब मीर जाफर थे। कालांतर मीर जाफर ही मर जाएंगे, नजमुद्दौला आएंगे। द्वितीय संधि बक्सर की संधियां जो होंगी, सारी इलाहाबाद की संधियां, उस समय संधियों के समय नजमुद्दौला नवाब होंगे। उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बता देंगे। अब आप स्वतः देखें, जब यहाँ 3 लोग थे, शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, अथॉरिटी कौन है जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे सके? ये रटिएगा मत, समझिए। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह शाह आलम था। शाह आलम के अधिकार क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। नाम मात्र के ही सही मुगल बादशाह थे। तो ये दीवानी किसने दिया? मुगल बादशाह ने दिया। जब मुगल बादशाह ने दीवानी दे दी तो यहां अब राजस्व प्रशासन और मिलिट्री प्रशासन, 2 प्रशासन चलाने के लिए डुप्ले यहां आया। डुप्ले आएगा, डुप्ले उस समय यहां नहीं, क्लाइव नहीं था, क्लाइव आए और यहां पर द्वैध शासन स्थापित किए। द्वैध शासन, अब द्वैध शासन क्या है? सिविल और मिलिट्री। राजस्व और सैन्य सेक्टर किसके हाथ में आया? कंपनी के।
और अन्य प्रशासन जो है नवाब के हाथों में आया। एक निजामत गठित किया, उसको जब वहां पढ़ाएंगे चर्चा कर लेंगे आपके साथ। तो जब द्वैल यहाँ आया तो यहाँ एक राजस्व प्रशासन, ध्यान रखिएगा, राजस्व प्रशासन चलाने की बात की गई। राजस्व प्रशासन, ठीक है, राजस्व प्रशासन को समझें। जब यहाँ राजस्व प्रशासन चलाने के आए तो बंगाल अंग्रेजों के लिए कामधेनु कहा जाता है, अवध्याय कहा जाता है, सबसे उपजाऊ प्रदेश था। सबसे उपजाऊ प्रदेश था तो जाहिर सी बात है टैक्स भी यहाँ से ज्यादा आता रहा होगा। लूट की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो गई। और यहाँ पर किसी ने कहा भी है सबसे शर्मनाक लूट थी यहाँ पर, शर्मनाक पीरियड चला कि ये क्लाइव का के जो यहाँ पर एक विशेष लूट का प्रोसेस चल पड़ा, धन निकासी के सिद्धांत, ठीक है, वो तो बाद में बात करेंगे हम। तो राजस्व प्रशासन के लिए यहाँ कई तरीके आजमाए गए। सबसे पहले वार्षिक दर पर राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया, फिर ऊंची बोली बोलने वालों को, फिर पंचवर्षीय, फिर 10 साल के लिए, फिर इसी को परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। ठीक है, ये 3 स्टेप पर चला। सबसे ऊंची दर पर वार्षिक और 5 वर्षीय व्यवस्था बनाई गई। फिर 5 वर्षीय व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स साहब के समय में, 10 साल व्यवस्था कॉर्नवालिस साहब के समय में, और कॉर्नवालिस के समय में ही बंगाल में जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। जब जमींदारी व्यवस्था वहां स्थापित हो गई तो जमींदारी एक उच्च शोषण की प्रक्रिया से गुजरता था, शोषण का प्रतीक था। वो जो शोषण का प्रतीक था वही शोषण का प्रतीक 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारक रहा और किसान आंदोलन के लिए भी महत्वपूर्ण कारक रहा। उसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। तो इस प्रकार से देखें, यहाँ आपको बहुत सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः देखें। फिर एक बार समझें, सिराज को समझेंगे, सिराज के पहले की स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसी यूनिट से। फिर सिराज के बाद की प्लासी बक्सर को समझने की कोशिश करिएगा, सिराज की कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद अपने कुछ जो बीच के शब्द हैं उन्हीं शब्दों से जोड़ने की कोशिश करिएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप लोग समझ जाएंगे। ये धीरे धीरे इसी आधार पर चलते रहें, चार्ट डायग्राम आप बनाते रहें और आप इतिहास कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा पूरी तरह से दावा है। आप लोग मेरे साथ बने रहें, आप इसको देखें। धन्यवाद।